चलिए अपने लोग शुरुआत करते हैं किसके बारे में, चिंतन के बारे में। हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, चिंतन। चिंतन को ही अंग्रेजी में कहते हैं थिंकिंग। क्या कहते हैं, थिंकिंग। या इसी को हम एक और नाम से जान सकते हैं जिसे कहेंगे विचार। क्या कहेंगे, विचार। या इसी को हम लोग कह सकते हैं सोचना। क्या कह सकते हैं, सोचना। तो क्या हम आप थिंकिंग को ही ना विचार कहेंगे या सोचना कहेंगे या फिर चिंतन कहेंगे? आखिर ये चिंतन, ये सोचना होता क्या है, इस बात को जानिए। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारी ये। चिंतन मतलब होता है, चिंतन मतलब होता है कि किसी समस्या का समाधान, समझिएगा चिंतन को अर्थ, किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम आप जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाती है, चिंतन कहलाती है। मैंने कहा कि चिंतन क्या है, तो चिंतन एक ऐसी शक्ति है, चिंतन एक ऐसी संसाधन है जिसके जरिए, जिसके माध्यम से हम आप किसी भी समस्या का समाधान करते हैं या किसी भी समस्या का समाधान खोजते हैं या किसी समस्या का समाधान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। वह किसके माध्यम से, चिंतन के माध्यम से। देखिए मैं चिंतन कह रहा हूँ, चिंता नहीं कह रहा हूँ। चिंतन मतलब थिंकिंग और चिंता मतलब होता है टेंशन, है ना। तो हम टेंशन की बात ना करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, थिंकिंग की बात कर रहे हैं। समझ में आई? तो चिंतन क्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी समस्या का समाधान यानी हल, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अपने विचारों, मानसिक प्रक्रिया आदि का प्रयोग करते हैं। या तो अपने, है ना, अपने विचार का या फिर मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। यही क्या कहलाते हैं, चिंतन कहलाते हैं। आप फिर से हमारी बातों को समझेंगे कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए मानव जिस शक्ति का, जिस माध्यम का, जिस जरिया का उपयोग करता है, वही जरिया, वही शक्ति, वही संसाधन चिंतन कहलाता है। अर्थात चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया है। क्या चिंतन हम लोग हाथ से भी करेंगे? नहीं ना, अलग बात है, कोई कोई घुटना उठना से भी करता है चिंतन। कौन करता है? आप लोग समझदार है कि नहीं? तो चिंतन हमने तो ये नहीं कहा कि लड़की करती है जी, बताया भी कर रही है कि मैं नाम तो नहीं लिया किसी का। हमने कहा कि आप लोग खुद समझदार है, तो लड़का भी कर सकता है ना, लेकिन आप लोग मान लिए कि करते हैं। हमने क्या कहा कि चिंतन जो होती है, ध्यान से सुनेंगे, चिंतन एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी समस्या समाधान करने का क्या है, माध्यम है। और यह कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान रखनी है कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। एक बात और सुनिएगा कि चिंतन की जो प्रक्रिया है ना, यह तब आरंभ होती है जब हमारे पास क्या होती है, समस्या होती है। अर्थात जब बालक समस्या से घिरी होती है तब जाकर के चिंतन होना प्रारंभ होती है। और जो ही चिंतन समाप्त हो जाती है, जो ही समस्या समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, त्यों ही चिंतन भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि समस्या का आना और चिंतन का आना दोनों साथ साथ, और समस्या का जाना और चिंतन का भी जाना दोनों साथ साथ, है कि नहीं? तो समस्या को समाधान करने के लिए ही बालक क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। वैसे कोई चिंतन करता है? हम ही आप लोग वैसे सोचते हैं? नहीं सोचते। जब कोई समस्या आता है तभी हम आप क्या करते हैं, सोचते हैं, और समस्या के जाते ही हम आप सोचना बंद करते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि समस्या से जब बालक घिरे होते हैं त्यों ही चिंतन प्रारंभ होती है, और जो ही समस्या समाप्त होती है त्यों ही चिंतन भी समाप्त हो जाती है। होगी कि नहीं होगी? यही बात लिखा है कि चिंतन की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब बच्चा समस्या से घिरा होता है, और चिंतन, और जो ही
समस्या समाप्त हो जाता है तो चिंतन भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखिए लिखा है चिंतन का आरंभ इससे होती है, समस्या से होता है, और समाधान होने पर चिंतन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात समस्या का समाधान मिलते ही चिंतन समाप्त हो जाती है। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए अब हम लोग बात करते हैं कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है। तो चिंतनात्मक या चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया। चिंतन कहूँ, थिंकिंग कहूँ, सोचना कहूँ, विचारना कहूँ, सब एक ही बात है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, जो संज्ञानात्मक पक्षों की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चिंतन जो हम लोग करते हैं तो दिमागे न लगाते हैं, और जो ही दिमाग लगाने की बात हो, बुद्धि की बात हो, तो कौन कौन विकास के अंतर्गत आएगा? तो संज्ञानात्मक विकास अर्थात संज्ञानात्मक आयाम के अंतर्गत आएगा कि नहीं? हमने कहा जब भी दिमाग लगाने की बात हो तो संज्ञानात्मक पक्ष, दिमाग लगाने की बात होता संज्ञानात्मक पक्ष, और शरीर संबंधी कोनो बात हो तो शारीरिक पक्ष होगा कि नहीं होगा? तो दिमाग लगाने की बात हो तो कौन पक्ष? संज्ञानात्मक पक्ष। और समस्या का समाधान करते वक्त दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वो समस्या का समाधान करते हैं तो दिमाग लगाते हैं, तो दिमाग लगाते हैं तो उसी को ना कहते हैं चिंतन। और चिंतन करने के लिए दिमाग लगाते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं चिंतन का संबंध संज्ञानात्मक पक्ष से है? कह सकते कि नहीं कह सकते? चिंतन का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक पक्ष से है। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, चिंतन संभवतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोते समय भी क्रियाशील रहती है। सोते समय भी क्रियाशील रहती है चिंतन। वो अलग बात है कि हम एकदम गहरे नींद में चल जाते हैं तो पता न चलता है, लेकिन जब आधे नींद में होते हैं तो चिंतन होते रहते हैं कि नहीं होते रहते हैं? होंगे ही होंगे। तो चिंतन ऐसी प्रक्रिया है जो संभवतः क्या होती है? तो सोते समय भी क्रियाशील रहते हैं, सोते समय भी क्रियाशील रहते हैं। सृजनात्मक चिंतन का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से है। अभी अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि अपसारी चिंतन क्या होता है। सृजनात्मक चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। देखिए नामे में काम है। आउट माने बाहर, आउट माने, अब बॉक्स माने बक्सा, यानी कोई चीज बक्सा से बाहर, यानी अपने जो हम आप जितना देखते हैं उससे भी बाहर क्या कर पाएंगे? सोच पाएंगे। कौन सोच पाएंगे? जेकरा पास क्या होगा? सृजनात्मक चिंतन होगा। कौन चिंतन? सृजनात्मक चिंतन का संबंध किससे? अपसारी चिंतन से। अर्थात अपसारी चिंतन जेकरा होगा वे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कर पाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हम आप कह सकते हैं कि अपसारी चिंतन का संबंध आउट ऑफ द बॉक्स से होगा, कि अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मक चिंतन से होगा? नहीं समझ में आ रही है ना अपसारी चिंतन क्या है? अभी आएगी। देखिए अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि चिंतन या सोच होते कितने प्रकार के हैं। चिंतन या सोच होते कितने प्रकार के हैं? तो चिंतन या सोच होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? एक होते हैं अपसारी चिंतन और दूसरा होते हैं अभिसारी चिंतन। एक होते हैं अपसारी चिंतन और दूसरा होता है अभिसारी चिंतन। क्लियर हो गई बात क्या? अब आखिर अपसारी चिंतन कहते किसको है, इस बात को जान लेंगे तो अपना काम हो जाएगी। तो देखिए इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं, अपसारी चिंतन किसको कहते हैं समझिएगा। तो अपसारी चिंतन के अंदर ऐसे प्रश्न होते हैं जो बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अर्थात जिसका उत्तर क्या हो? असीमित तरीका से दिया जा सके, ऐसे सोच को क्या कहेंगे? अपसारी सोच या अपसारी चिंतन। नहीं समझ में आई? देखिए अपसारी चिंतन वो है जिसमें बालक को कोई चीज के बारे में जब सोचने का मौका दिया जाता है ना, तो उसको पूरा खुला छोड़ दिया जाता है। आपको जितना सोचना है उतना क्या करिए, सोचिए। कोई दायरा फिक्स नहीं किया है कि आपको यहीं तक सोचना है, अनलिमिटेड आपको जितना सोचना है उतना क्या करिए, सोचिए। तो वैसे प्रश्न को क्या कहेंगे? अपसारी प्रश्न, अपसारी प्रश्न या अपसारी, अगर बालक वैसे चिंतन को क्या कहें तो अपसारी चिंतन। कहेंगे ऐसे प्रश्न जिसमें अब बालक अपनी इच्छा से जवाब दे, खुल करके सोचे, तो कहलाएगी अपसारी प्रश्न। क्या कहलाएंगे? अपसारी प्रश्न।
जैसे मान के चलिए, देखिए अब सारी किसको कहेंगे, देखिए कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 + 3 बराबर एगो बक्सा दिया। तो बताइए एक का उत्तर फिक्स है कि मतलब सीमित है कि असीमित है? बोलिए, अभी में कहते होगा क्या 8 के बदले 8.25 हो सकता है? 7.25 नहीं, 7, क्योंकि 5 + 3 बराबर 8 होगा। इसके अलावा आप चाह के भी एक के अंदर कुछ भर नहीं सकते हैं। तो ये आपके सोच को सीमित कर रहा है कि असीमित? सीमित कर रहा था। सीमित करेगा तब सारी चिंतन, अब सारे चिंतन तबे होगा जब आपके सोच को क्या करता हो, खोलता हो, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता हो, तब क्या होंगे, अपसारी। लेकिन हम इसी बात को अगर बदल दे, एगो बक्सा यहाँ दे दे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बक्सा इधर जोड़ एक बक्सा इधर बराबर 8। अब हम इस बक्सा में क्या एक को चीज भरेंगे कि बहुते कुछ भर सकते हैं? कहिएगा सर कि यह तो भराएगा 5 होगा 3 होगा, हम कहेंगे न, अई में है 4, ओ में है 4, नहीं जी अई में है 2, अई में है 6, अई में है 2.5, अई में है 5.5, अंत लगेगा। एक प्रकार से सोच सकते हैं, 2 प्रकार से, कई प्रकार से सोच सकते हैं। अई के सोचने में दिमाग खर्चा करना पड़ रहा है कि नहीं? दिमाग खर्चा करना पड़ रहा है, मतलब चिंतन करना पड़ रहा है कि नहीं? चिंतन करना पड़ रहा है अर्थात दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो कौन चिंतन? अब सारे चिंतन। लेकिन इसमें अगर दिमाग हमको नहीं लगाना पड़ रहा है कि 5 + 3 बराबर 8, 5 + 3 बराबर क्या होता है 8, और ये हमको दिमाग लगाना पड़ रहा है, उत्तर फिक्स है ना, तय है, तो यह क्या होगा, अभिसारी। क्या होगा, अभिसारी। जहां पर सोच सीमित कर देता है तो यह अभिसारी, लेकिन सोच असीमित रहे तो अपसारी। अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए हमारे देश की राजधानी क्या है, तो क्या है उत्तर, नई दिल्ली है। तो क्या उत्तर फिक्स है कि नहीं? में कोनो दिमाग लगाना पड़ेगा? कोई रट लिए होंगे, कहीं तथ्यात्मक जानकारी रट लिए होंगे तो याद हो गया, बस वही उत्तर देना है कि नहीं? लेकिन अगर पूछेंगे कि हमारे देश की राजधानी आज प्रदूषण को लेकर के बहुत जो है विकट स्थिति जूझ रहा है, इसको इस स्थिति को सुधार करने का उपाय बताएं, और उपाय क्या वो होगा? तो उपाय लगाने में दिमाग हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा? माथा खराब हो जाएगा, तैयन बड़का कर रहा है, तैयो नहीं समस्या समाधान हो रहा है। मतलब दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, 1 2 नहीं बल्कि कई तरीका से सोचना पड़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न क्या कहलाएंगे? अब सारी प्रश्न, ऐसे प्रश्न क्या कहलाएंगे? आप उत्तर सीमित होता। तथ्यात्मक जानकारी अभिसारी। तथ्यात्मक समझते ना कि पूछेगा कि बताइए यहाँ से दिल्ली की दूरी करते फिक्स है, नहीं आते होगा, है कि नहीं? आपके कोचिंग में कैगो मास्टर पढ़ाता है, फिक्स है, लेकिन आपके कोचिंग में मास्टर कैसे पढ़ाता है, अब तो बहुत तरीका का हो सकता है कि नहीं? कैसे लग गया। तो जब भी प्रश्न में क्यों, कैसे, क्या लगल रहे तो समझिए वह अपसारी की बात कर रहा है। जब भी प्रश्न में क्यों और कैसे लगा रहे हैं तो अपसारी की बात कर रहा है। लगेगा कैसा होगा, समझे? जैसे देखिए कहेगा हम पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं, तब कैसे चुनौती देंगे रूढ़िवाद या पूर्वाग्रह सोच को जी? अगर एक तरीका है, कहेंगे कि सर समाज में ना जो लिंग भूमिका को बदल देंगे, सर हम इस पर ना चर्चा करेंगे, सर इस पे ना बच्चों को फिल्म दिखाएंगे, 1 नहीं 2 नहीं, कई तरीका हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न क्या, ऐसे सोच क्या कहलाएंगे? अपसारी सोच कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जब तक दिमाग लगाने की बात होता अप, और जब तक बेसी नहीं लगाना होता, और हिसाब से अपसारी वाला उत्तर कि अभिसारी वाला उत्तर, अपसारी वाला उत्तर होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब अभिसारी वाला उत्तर, अपसारी वाला उत्तर होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इसी सोच के अंतर्गत कौन कौन से चिंतन इसके अंदर सम्मिलित है। तो देखिए इसी के अंतर्गत विवेचनात्मक चिंतन, कोई चीज के बारे में बुद्धि विवेक लगा के कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं, वो भी किस में जाएगा? चिंतन में जाएगा। कौन चिंतन में? अपसारी चिंतन में। आलोचनात्मक चिंतन कौन में जाएगा? अपसारी चिंतन में। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है
कि कोई बालक किसी वस्तु को यदि खरीदने गया है तो उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं पर सोच रहा है, दोनों पहलुओं पर विचार कर रहा है, तो ऐसे सोच को क्या कहते हैं? आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक सोच। और आलोचनात्मक सोच का भी संबंध किससे होगा? अपसारी से होगा। किससे होगा? सृजनात्मक चिंतन मतलब कोई चीज का खोज करना, सृजन माने खोज, तो सृजनात्मक चिंतन का संबंध किससे होगा? समालोचनात्मक चिंतन का संबंध किससे? तो अपसारी चिंतन से। स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र माने खुली छूट है, खुली आजादी है, जितना सोचना हो सोचिए, तो किस में जाएगा? अपसारी चिंतन में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आपसे पूछे कि बताइए गहन चिंतन, कुछ के बारे में डीपली सोच रहे हैं, तो डीपली सोचने के लिए दिमाग बेसी खर्चा करना पड़ रहा होगा कि नहीं, तो किस में जाएगा? अमूर्त चिंतन कौन में जाएगा? अपसारी चिंतन में आएगा कि नहीं? अमूर्त चिंतन जिजे नहीं दिखता है ओकरा बारे में भी सोचना कौन में जाएगा? अपसारी चिंतन में जाएगा। परिकल्पनात्मक सोच, परिकल्पनात्मक मतलब इमेजिंग करके कोई चीज के बारे में सोच लेते हैं, अर्थात अमूर्त संकल्पनात्मक सोच की बात कर रहे हैं, तो किस में जाएगा? अपसारी चिंतन में। तर्क वितर्क करेंगे तो दिमाग लगाएंगे कि चुपचाप बैठल रहेंगे, किस में जाएगा? अन्वेषण माने खोज, अन्वेषण माने किस में जाएगा? अधि संज्ञान कौन में? परा संज्ञान। विश्लेषण समझते हैं ना, कुछ के बारे में विस्तार से व्याख्या करते हैं। अब मनन माने चिंतन, मतलब थिंकिंग करना कोई चीज के बारे में, तो कौन में जाएगा? अपसारी चिंतन में। इसका मतलब जब बालक एक से अधिक प्रकार से सोचे विचारे, जिसमें बालक को सोच को सीमित न किया जाता हो, ऐसे सोच को क्या कहेंगे? अपसारी सोच। कौन सोच? अपसारी सोच या अपसारी चिंतन। क्या बात है ना, आगे देखिए। विद्यार्थियों को सोच विचार करने का समय देकर अभी बउआ को आखिर कैसे अपसारी सोच में विकास कराएंगे? तो बालक को सोच विचार करने का समय देकर अपसारी सोच यानी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया। समालोचनात्मक चिंतन का संबंध अपसारी से होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आगे देखिए। इसी चिंतन के अंतर्गत खुले अंत वाले प्रश्न आते हैं। खुला अंत वाला समझते हैं ना, जिसका उत्तर एक से अधिक प्रकार से, जिसका उत्तर एक से, जैसे दुगो बक्सा दिए थे बराबर 8 किए थे, तो दोनों बक्सा में कथी भराएगा? कोई सीमित है? तो कौन प्रश्न कहलाएंगे? अपसारी प्रश्न या खुले अंत वाले प्रश्न। तो अपसारी सोच के अंतर्गत ही कौन सा प्रश्न आएंगे? खुले अंत वाले प्रश्न आएंगे। कौन सा प्रश्न आएंगे? खुले अंत वाला प्रश्न आएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक के बात दिमाग में लगा लेना है, जब तक पॉजिटिव बात लग रहा है ना, वो अपसारी का बात लग रहा है, समझे? इसलिए अपसारी चिंतन वाला उत्तर होता है। अब अभिसारी क्या होता है समझिए। तो अभिसारी चिंतन कहता है कि इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जो बच्चों को सोचने के लिए क्या प्रेरित नहीं करते हैं, अर्थात जिसका उत्तर सीमित तरीका से दिया, इसे ऐसी सोच को कौन सा सोच? कौन सा सोच? अपसारी सोच, सॉरी अभिसारी सोच। क्लियर हो गया क्या? अभिसारी का होगा, हम बताते हैं। देखिए अब उदाहरण में अभिसारी में क्या होगा? अभिसारी का संबंध मतलब फिक्स से होता है, निश्चित वस्तु से, तय जिसका हो। जैसे 4984 और 6944 का जोड़ क्या होगा? तय। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तय है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तय है कि नहीं? अब तथ्यात्मक जानकारी कौन में? अभिसारी चिंतन में। तथ्यात्मक जानकारी कौन में जाएगा? अभिसारी सोच। तथ्यात्मक जानकारी अभिसारी सोच होगा। कौन सोच? अभिसारी सोच होगा। ये सब तथ्यात्मक है ना कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? डायरेक्ट है, क्लियर कट में आंसर है। देखिए इसी चिंतन के अंतर्गत अभिसरण चिंतन आता है। कौन चिंतन? अभिसरण। अभिसरण का मतलब जिसमें निश्चित तरीका से हम क्या करते हो? सोचते हो। निश्चित तरीका से हम लोग सोचते हो। पर किसके अंतर्गत आएगा? अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। इसी चिंतन के अंतर्गत बंद अंत वाले प्रश्न आते हैं। कौन से प्रश्न आते हैं?
बंद अंत वाले प्रश्न आते हैं। कौन से? बंद अंत वाले प्रश्न आते हैं। कहते बात समझने में कोई दिक्कत समस्या क्या? तो आपको बस इतने बात ध्यान रखना है, अभी सारी रहे तो उत्तर सीमित की असीमित, अभिसारी का सीमित, अपसारी का असीमित, अपसारी का असीमित। जय में बालक को विचार खोलने का अवसर मिले वो कौन सोच? अब जय में बउआ को विचार को खोलने का मौका ना मिले, एक मास्टर मास्टरी होने के नाते आप बालक में कौन सोच विकसित कराइएगा? अब सारी सोच कराइएगा कि नहीं कराइएगा? अब सारी सोच वाला उत्तर होता, अभी सारी सोच वाला उत्तर, अभी सारी सोच में बुआ बकलेल बन जाएगा ना जी, अपना सोच में नहीं करेगा, अब सारी में एकदम तेज बन जाएगा। इसलिए अब सारी चिंतन का संबंध सृजनात्मक चिंतन से, इसलिए सृजनात्मक चिंतन का संबंध आउट ऑफ द बॉक्स से होता। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभिसारी का निश्चित वस्तु से होगा कि नहीं होगा? अभिसारी का संबंध कितना से? निश्चित वस्तु से होगा। आइए अब बात करते हैं आलोचनात्मक चिंतन। अभी वैसे हम बताइए दिए हैं कि चिंतन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु विषय के बारे में सकारात्मक एवं नकारात्मक, सकारात्मक एवं नकारात्मक विचार किया जाता है, तो उसे ही आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। तो कुछ प्रकार की चिंतन है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष को देखना। जैसे कोई बालक फुटबॉल खरीदते समय उसके गुण, मजबूती इत्यादि के बारे में पता लगाकर खरीदते हैं, तो यह माना जाएगा कि उसमें चिंतन का विकास। और नहीं अगर सोच रहा है कर मतलब नहीं हो रहा है। चल नए विचारों की अचानक, देखिए हम ही आप लोग कभी कभी जैसे अभी पढ़ रहे हैं अचानक कौन बात दिमाग में आ गया होगा, देखिए बात दिमाग में आगे जाएंगे तो ना करेंगे, ये होगा वो होगा, कभी कभी अचानक आ जाता है कि दिमाग में नहीं कुछ अचानक आ जाए दिमाग में, तो ये अचानक आगे दिमाग में क्या ना मास्टर के पाई बेमानी करेंगे, कहे कि मास्टर सोलो पढ़ा रहा है, वो दिमाग में आ गया होगा केकरो। तो अचानक सा अगर कोई विचार दिमाग में आया, अचानक सा अगर कोई विचार दिमाग में आया तो ओकरे क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अंतर्दृष्टि कहा जाएगा। कोई दिक्कत? नए विचारों की अचानक उपस्थिति को अंतर्दृष्टि कहा जाता है। अब देखिए चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का क्रम निम्न प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से बालक कोई चीज के बारे में सोचना प्रारंभ करता है। देखिए सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण, यानी कोई चीज के बारे में सोचेगा वो उस चीज के बारे में सोचेगा जो पहले से उसको क्या हो उसके बारे में पता हो। उसके बाद श्रेणी क्रम, अब जो चीज के बारे में वर्तमान में सोचना उसको उस चीज को सीक्वेंस में लाएगा, यानी जो जैसे पहले सोचा था उसके आधार पर फिर करेगा प्रतिक्रिया चयन। अब जो है उस चीज का क्या करेंगे? चयन करेंगे कि जो पहले जितना सोचे विचारा था उसमें से किसी एक को क्या करेगा? चुनेगा। मान के चलिए कि हमारे पास कोई समस्या है, तो समस्या का हम आज हल कर लिए, अब अगला दिन फिर समस्या आएगा, हम पीछा जो समस्या का हल किए थे तो ये आधार पर सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? उसमें से 4-5 को निकालेंगे, 4-5 को में से कौन को क्या करेंगे? चयन करेंगे। और जब चयन करेंगे तब तो समस्या पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, यानी प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी उस पर अप्लाई करेंगे। तो चीजें हम समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चैप्टर नंबर 18 में समस्या समाधान एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब भाषा व सोच का विकास। अब देखिए भाषा के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि भाषा क्या है, तो भाषा वह शक्ति है, भाषा वह साधन है, भाषा वह माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचार को, हम अपने भाव को, हम अपने बातों को आसानी से सामने वालों के पास व्यक्त कर पाते हैं और सामने वाले उस बातों को समझ पाते हैं और सामने वाले की जो बात विचार होता है वो हम समझ पाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अर्थात अगर एक लाइन में कहे तो भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। होगा कि नहीं होगा? एक कर मतलब विचारे को ना आदान प्रदान कर रहे हैं, एक कर मतलब भाषा और विचार के बीच संबंध है कि नहीं है? निश्चित वाला संबंध है ना, बाउंडेशन वाला, आकि अलग अलग संबंध है? भाषा के बगैर विचार अलग और विचार के बगैर भाषा अलग नहीं। अब एक बात बताइए, हमारा पास विचारे नहीं होगा तो भाषा लेके की करें? हम काहे ला आपको व्यक्त करेंगे कोनो बात? हमको व्यक्ते नहीं करना है कोनो बात, हमको भाषा का कोई जरूरी आई बोर्ड को, आई दीवार को भाषा का जरूरी है? ओकरा मन में विचारे नहीं आएगा तो भाषा का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारा पास भाषा है
है ना, लेकिन विचार नहीं है तो हमको भाषा को जरूरी नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि हमारे पास विचार है लेकिन हम बौका है ना, लिखे नहीं पाते हैं, है ना, एकदम कुछ नहीं, क्या हम बात को व्यक्त कर पाएंगे? तो यो दिक्कत का कि भाषा नहीं है। एक मतलब भाषा और विचार दोनों के बीच संबंध होता है। हम बौका नहीं, हम बोल पाते हैं, चिंता नहीं करिए। भाषा और विचार के बीच संबंध है कि नहीं? क्या भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होगा? एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़ा है। एक दूसरे के बीच अनूठा संयोग है। अनूठा समझते हैं ना, अनंत प्रकार से क्या है? जुड़ा है। भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र, भाषा और चिंतन सामाजिक संस्कृति संदर्भ से स्वतंत्र होगा? भाषा और चिंतन हम लोग सामाजिक के परिप्रेक्ष्य के अनुसार से कर पाएंगे, समाज से बाहर नहीं होगा। भाषा और चिंतन एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है। भाषा और चिंतन एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे से असंख्य मतलब अनलिमिटेड प्रकार से प्रभावित करते हैं। एक दूसरे के बीच अनूठा बंधन है, मतलब अटूट बंधन है। अटूट मतलब किसी भी हाल में टूट नहीं सकता है, ऐसा बंधन है, समझे। भाषा और चिंतन आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कह रहे हैं कि भाषा और चिंतन दोनों कार्य के द्वारा प्रभावित होने वाले जो मतलब दोनों कार्य कहने का मतलब आनुवंशिकता भी और वातावरण भी दोनों के द्वारा प्रभावित होने वाले कार्य क्या है? क्या? भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन दोनों आनुवंशिकता और वातावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है। क्लियर हो गई बात? ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अब देखिए अनुरूपक सोच क्या होता है? नामे में काम है। अनुरूपक जे ना है उसी के अनुसार सोचना। अनुरूपक सोच में एक मूल समस्या को हल करने के लिए पहले की समस्या के समाधान का उपयोग किया जाता है। यानी हमारे पास कोई समस्या आया, अब इस समस्या का समाधान हम क्या ना करेंगे? तो हम कहेंगे कि देखो यह समस्या लग रहा है जो तू कल घुमा सोल्व किया था, तो यह विधि का अपना, यह तरीका अपना, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो नया समस्या को समाधान करने के लिए पुरानी समस्या समाधान विधि का प्रयोग करना ही अनुरूपक सोच कहलाता है। नहीं समझ में आया? नया समस्या को समाधान करने के लिए हमें सोच चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें विचार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जी हम पहले से कोनो समस्या का समाधान किए हैं जे विचार के माध्यम से, वही विचार का अगर नया समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग करते हैं तो ओकरे अनुरूपक सोच कहते हैं। कुछ नहीं पल्ला पड़ रहा है दिमाग के ऊपर नहीं। हाँ मतलब जैसे देखिए अनुरूपक पिछला अनुसार, पिछले अनुसार ओके क्या कहेंगे? अनुरूपक सोच। अब अति नियमित का अर्थ क्या होता है? अति नियमित का एके गो नियम को बार बार उपयोग करना। एके गो नियम को बार बार उपयोग करना। हर अवस्था में, हर समस्या समाधान में एके गो नियम का उपयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? क्या? अति नियमित। क्या कहेंगे? अति नियमित। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए आलोचनात्मक वाला उत्तर होगा कि नहीं होगा? सृजनात्मक वाला उत्तर होगा कि नहीं होगा? अब सारे चिंतन वाला होगा? अभी सारे चिंतन होगा? तर्क विश्लेषण मनन होगा? होगा कि नहीं होगा? संकल्पनात्मक सोच होगा? परिकल्पनात्मक सोच होगा? अर्थात अब सारे चिंतन वाला उत्तर, अभी सारे चिंतन वाला, रचनात्मक वाला उत्तर, सृजनात्मक वाला उत्तर। शिक्षक और छात्र यानी मास्टर और विद्यार्थी है ना, अगर साथ साथ काम करता है तो उत्तर होवे करता है। अगर दोनों काम करेगा तो निम्न बात होगा कि नहीं होगा? हम अकेले जो है एकदम बक बक करके पढ़ाते थे, आप लोग एकदम शांत हो जाए, मौन हो जाए, एकदम खाली टुकुर टुकुर सुनते रहिए, तो मास्टर को मन लगेगा? नहीं लगेगा। अब मास्टर ये शांत हो जाए, अब विद्यार्थी एकदम अपने मोहल्ला कर एकदम पढ़ने के लिए तब तोड़ करे कुछ पैदा होगा। तो मास्टर और विद्यार्थी दोनों को क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। यही दुआरे तो कहते रहते आप लोगों को बोलिए, ये बात हम कहते हैं ना, आपका किताब कहता है। तो शिक्षक और छात्र साथ साथ काम करते हैं तो उत्तर होता है। इतने बात में कोई दिक्कत? हम लोग सामाजिक निर्माण के लैंगिक मुद्दे चैप्टर